हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडेक्स प्लस। तो आज के इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल विजडेक्स प्लस पर जाएं और वहां पर आपको इस चैनल का पीडीएफ मिल जाएगा। जो कि तो आज 27 अगस्त 2020 का इंपॉर्टेंट करंट है, जो कि इस वीडियो में अपन देख लेंगे। तो ई नीलामी पोर्टल है, जो कि पहला सवाल है, ई नीलामी पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, तो ई नीलामी पोर्टल इन 4 राज्यों में से बताना है। तो इसका राइट आंसर है जो कि जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ई नीलामी नीलामी क्या होती है कि किसी भी चीज़ का बेचना। कैसे, देखो नीलामी के वैसे वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन दो ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पर एक सरकार खड़ी है और यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं और एक सरकार खड़ी है। ठीक है, तो ये 3 लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे कि सरकार हमें 100 रुपये, हम 100 रुपये दे देंगे, ये बोलेगी 200 रुपये देंगे, ये 300 रुपये देंगे, तो ये चीज़ इसको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अब सरकार चाह रही कि हमें रेलवे का एक डिब्बा चाहिए, वो आप हमें बना के दीजिए। ये बोलेगा कि 90 रुपये में दूंगा, ये बोलेगा 70 रुपये में दूंगा, ये बोलेगा 50 रुपये में देंगे। तो सरकार बोलेगी चलो 50 रुपये वाले आप हमें इस डिब्बे को दे दीजिए। ठीक है, फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि 50 रुपये में दोनों कंपनी दे रहे हैं, तैयार हो रखी है, तो फिर दूसरी कंपनी बोलेगी इस डिब्बे के अंदर की बाकी वाईफाई का सिस्टम हम लगा देंगे या फिर कॉलिंग का सिस्टम हम लगा देंगे, तो ये बोली जीत जाएगा। ठीक है, तो ये नीलामी इस प्रकार होती है। तो ई नीलामी पोर्टल है कि जो कि इसमें जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किए। ठीक है, तो ई नीलामी पोर्टल ये किसके लिए शुरू किया गया है, तो इसमें जीआई टैग, आपको पता होगा जीआई टैग प्राप्त हुआ था किसको, सेफ्रॉन को, जिसे कश्मीरी केसर बोला जाता है, कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो अब उसकी सेल बढ़ाने के लिए, मान लो कि किसी चीज़ को जीआई टैग मिल गया। जीआई टैग क्या होता है कि किसी एक विशेष क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के कारण उसे एक प्रकार का टैग दिया जाता है। ठीक है, तो इस टैग मिल गया, तो अब किसानों की और सेलिंग अच्छी और उन्हें भाव अच्छे मिले, किसके माध्यम से, ई नीलामी, मतलब कि ऑनलाइन किसी भी प्रकार की चीज़ को हमें सेल करना होगा तो उसके माध्यम से किसानों को अच्छी से अच्छी रेट मिल पाएगी। ठीक है, तो बाकी इसमें क्या है, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तत्वाधान में डिपार्टमेंट कौन सा, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसपे शेयरों की खरीद बिक्री होती है, उसके आईटी डिपार्टमेंट है, जो एनएससी के अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट होता है, उसने इस आईआई के एसटीसी के साथ में मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। ठीक है, तो इसमें ई ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, जैसे शेयरों की ट्रेडिंग होती है वैसे ही इसमें ई ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट सवाल है, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो डब्ल्यूएचओ ने किस महाद्वीप को, ये 4 महाद्वीप है, कौन कौन से, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है जो कि अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को डब्ल्यूएचओ ने बोला कि आप पोलियो से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आप डब्ल्यूएचओ का मैप भी देख लीजिए। 2 सेकंड, आज थोड़ा सा सॉरी चाहता हूँ कि कुछ पीपीटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये यहाँ पर मेडागास्कर, ये रेड सी, ठीक है, तो ये अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, लिसोतो। ठीक है, तो ये इस प्रकार के देश है। बाकी आप घाना, टोगो, ये सुनते होंगे, न्यूज़ में रहते हैं। तो इस अफ्रीका को बोला है कि ये अपने इस रोग से मुक्त हो गए। तो इसमें क्या अपडेट है, तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यहाँ पर जो कि पोलियो वायरस है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो इसमें नाइजीरिया में पिछले 4 साल पहले एक केस आया था, लेकिन उसके बाद अब कोई भी केस ना आने के कारण इसे पोलियो वायरस द्वारा मुक्त कर दिया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ इस बार, ये इनका डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, डब्ल्यूएचओ इस बार ज़्यादा चर्चा में रहा, तो संभावना बनती कि इसका सवाल आ सकता है। ठीक है, तो 1948, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यूनाइटेड नेशंस के कौन से पार्ट ने इसे इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला, मतलब उसने इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। फिर नेक्स्ट सवाल है, मेंटल कैलकुलेशन से रिलेटेड है जो कि सवाल है। तो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता, भानु प्रकाश, सेन रनरान या तोमो हाइरो इशिडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर है जो कि भानु प्रकाश ने ये मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने, ठीक है, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो जो भी माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड होता है उसका मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप है, उसके लिए
स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ हैं, उनके रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, बाकी ये 1998 में पहली बार आयोजित किया गया था, प्रतिवर्ष है जो कि लंदन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड है जो कि 60 से अधिक खेलों के लिए किया जाता है, जिसमें से कौन कौन से खेल आते हैं, शतरंज, स्क्रेबल और 7 वंडर्स जैसे एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला बैंक जो किसानों की साख का आकलन करने के लिए, साख क्या मतलब क्रेडिट होती है कि आप लोन लो और मैं उसका पे, यदि इसने पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब इसकी क्रेडिट या इसकी साख मैं दे रहा हूँ कि आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग कौन सा बैंक इसमें से करेगा। तो इसमें से 4 बैंक है, इसमें से कौन सा बैंक ऐसा काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें से जो कि ICICI बैंक है जो कि ऑनलाइन मतलब कि सैटेलाइट के माध्यम से डेटा लेगा और किसानों की साख का कैलकुलेशन करेगा। ICICI बैंक ने किसानों की साख के लिए किया है। फिर इसमें से क्या करेंगे कि ICICI बैंक मान लो सैटेलाइट के माध्यम से डाटा ले लिया, फिर वो देखेंगे कि इस जमीन की कितनी क्वालिटी है, या फिर जमीन की कितनी लेंथ है, कितना जमीन का क्षेत्रफल है, या फिर इसमें से इन एरिया में कितना ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, या फिर इनमें से किसी प्रकार की कोई आपदा तो नहीं आ रही है। तो इन सबको कैलकुलेशन करके देखेगा कि चलो भाई किसान की इस जमीन की इतनी वैल्यूएशन हो सकती है और इस रेट का हम आपको लोन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम मंत्रालय इन 4 मंत्रालय में से है, तो इसका जो राइट आंसर है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है, 10 जनवरी 2019 को शुरुआत की गई थी। काम क्या है कि वायु प्रदूषण को रोकथाम करना है। ठीक है, इन्होंने टारगेट क्या किया है 2024 तक 20 to 30% कमी का प्रस्ताव, किसका, वायु की क्वालिटी जो भी खराब हो रखी है, वायु में जो प्रदूषण है उसको कम करना है। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का एक चार्ट भी दे रखा है। ठीक है, गाड़ियों के माध्यम से या फिर फैक्ट्रियों के माध्यम से, क्लाउड के माध्यम से, या फिर जो भी इनसे धुआं निकलता है उसको इसका काम खत्म करना, कितना 20 से 30% का इन्होंने टारगेट रखा है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही वारली पेंटिंग की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। ठीक है, तो ये वारली पेंटिंग है किस राज्य से उत्पत्ति हुई, इन 4 राष्ट्रों में से किसकी, 4 राज्यों में से किसकी वारली पेंटिंग फेमस है। तो महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है जो कि महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग है जो कि फेमस है। तो वारली पेंटिंग की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक जनजाति उत्तरी सह्याद्री में व्यापक रूप से जो वारली जनजाति है उनके द्वारा वारली पेंटिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये वारली पेंटिंग आप देख सकते हो। बाकी इनमें से इनकी कुछ लोकेलिटी की या फिर इनके कच्चे घरों की या फिर कुछ फसल प्रकार की, इस प्रकार की इसमें विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो अब इसमें वारली पेंटिंग चर्चा में क्यों रही है, क्यों, क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड क्या है, एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, PSU होते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। तो इन्होंने नोएडा में अपने कॉरपोरेट कार्यालय की बाहरी मतलब जैसे कि ये जो भी NFL है ना, NFL की किसी भी बिल्डिंग की जो बाहर की दीवारें होती है उन दीवारों पर इन्होंने वारली पेंटिंग कर दी। ठीक, इससे क्या होगा, देखो फर्टिलाइजर की सेलिंग बहुत अच्छी होती है, तो लोग यहाँ आएंगे, इन दीवारों के बाहर जो भी पेंटिंग देखेंगे उनसे आकर्षक होंगे या फिर उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और यदि यही पेंटिंग कभी मार्केट में किसी भी प्रकार से बिकती होगी तो लोग इसको बाय करने में अपनी रुचि दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार इनको एक बूस्टअप मिल जाता है, इसलिए चर्चा में रही जो कि वारली पेंटिंग है। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अपस्पा लागू कर दिया गया, जो कि अक्सर हमेशा विवाद का कारण रहता है। तो होम मिनिस्ट्री ने किस राज्य में अपस्पा लागू कर दिया गया है, तो इन 4 राज्यों में से बताना है। तो अब जो कि अब तत्काल रूप से लगाया जो कि असम में लगाया गया है। ठीक है, तो असम में अपस्पा होम मिनिस्ट्री ने लागू कर दिया, जिसकी अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री के पास में होती है। तो ये अपस्पा क्या होता है कि अपस्पा होता है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कब का है, 1958 का। इसके तहत क्या होता है कि होम मिनिस्ट्री को अथॉरिटी होती है कब, जब यदि किसी मतलब केंद्र सरकार को अथॉरिटी होती है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे और केंद्र सरकार को लगे कि वहां पर अशांत मतलब किसी भी प्रकार की अशांति हो सकती है या किसी भी प्रकार की अशांति हो सकती है, या फिर वहां केंद्रीय सुरक्षा को बलों को तैनात कर देती कि जैसे धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय,
समूह या फिर जातियों या समुदायों के बीच में या विवादों के चलते केंद्र सरकार को लगे यहाँ पर अशांति का भीषण रूप हो सकता है, तो वहाँ पर ये अपस्पा एक्ट लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत ये मतलब इसके तहत सैनिकों को एक फुल पावर मिल जाता है, ताकि वो यदि किसी भी प्रकार से स्थिति को कंट्रोल में करना होता है तो वो इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 1958 में ये एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था, उसे 3 माह के भीतर इसे कानून का जामा पहना दिया गया था। ठीक है, फिर बाकी 1958 में पूर्वोत्तर भारत जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो सिक्किम को भी आप कभी कभी कलेक्ट कर सकते हो, तो बाकी लेकिन फिर भी ये देख लीजिए, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में इसे लागू किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत क्या अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और फोर्स को यहाँ पर जो कि पावर दे दी जाती है। संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम मतलब स्ट्रक्चर फाइनेंस, मतलब एक वेल मैनर्ड प्लान में स्ट्रक्चर फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी मतलब कुछ हद तक की गारंटी हम देंगे कि शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो इन 4 इंस्टीट्यूशन में से बताना है, तो नाबार्ड या वित्त आयोग या फिर आरबीआई या सेबी। ठीक है, तो इसमें से स्ट्रक्चर जो भी फाइनेंस होगा उसके लिए गारंटी कौन देगा, तो इसमें नाबार्ड ने है जो कि ये फंक्शन चालू किया गया है। तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड 1982 में इसकी स्थापना हुई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अपेक्स डेवलपमेंट बॉडी है, किसके रिलेटेड में, ये अपन देख लिया, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में इसका इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या हुआ कि कोविड-19 में से जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हुई थी, तो उसने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन लोग डर रहे हैं कि हम किसानों को लोन नहीं देंगे, क्योंकि यदि वो लोन नहीं भर पाए तो एनपीए जो कि मतलब एनपीए एसेट में शामिल हो जाएगा। तो नाबार्ड ने बोला कि आप टेंशन मत कीजिए, आप किसानों को लोन दीजिए, यदि आपका लोन यदि उनको डूब गया तो उसकी वापस भरपाई हम कर देंगे। ठीक है, तो जो भी एनबीएफसी होती है, ठीक है, जो नॉन बैंकिंग का काम करती है लेकिन फाइनेंस का काम करती है, जैसे कि मान लो आप ट्रैक्टर खरीदने गए तो वहाँ का जो फाइनेंस कर रहा है तो वो एनबीएफसी किसी प्रकार की छोटी बैंकें होती है जो बैंक का काम नहीं करती लेकिन फाइनेंस का काम करती है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन सी, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती है, तो उसे यदि कोई पूल लोन मतलब जैसे 6 या 7 किसान मिलकर किसी एक जमीन पर साथ में लोन ले रहे हैं, तो इस प्रकार की यदि कोई भी लोन डूबता है तो उसकी भरपाई हमारे द्वारा की जाएगी, लेकिन आप इन्हें लोन प्रोवाइड करवाएगी। क्यों, क्योंकि कोविड-19 के कारण किसानों की स्थिति खराब हो गई है, तो उसे वापस सुधारना। क्यों सुधारना, क्योंकि इसका काम ही है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर इसका फोकस करना। फिर नेक्स्ट सवाल है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, सर्वोच्च काम कौन कर रहा है लोक प्रशासन में, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है। तो ये 4 डेज हैं, कौन कौन से, गणतंत्र दिवस या फिर अहिंसा दिवस या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस। इन चार डेज में से लोक प्रशासन में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन प्रधानमंत्री पुरस्कार जो कि लोक प्रशासन से रिलेटेड है दिया जाता है। तो 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को कौन सा डे है आप बता सकते हो। तो 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के स्टेचू ऑफ यूनिटी में एकता दिवस पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो कि उत्कृष्टता रिलेटेड है। बाकी इसे 2006 में शुरू किया गया था। केंद्र और राज्य सरकारों के जिला संगठनों द्वारा किए गए असाधारण व अभिनव कार्य को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए, ठीक है, अवार्ड देने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नाम की एक योजना शुरू की गई। बाकी पीएम अवार्ड्स पोर्टल के बारे में देख सकते हो, तो ये है जो कि 17 जुलाई 2020 को इसकी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसमें अवार्ड रिलेटेड भी पोर्टल बनाया गया है। फिर अब आज का डिस्कशन खत्म हुआ क्योंकि आज सवाल कुछ कम थे। 3 सवाल और देख लीजिए जो हम एक्सरसाइज के डेली करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि मोढेरा सन टेम्पल किस राज्य में स्थित है। तो इन 4 राज्यों में से बताना है कौन से टेम्पल कहाँ पर स्थित है। फिर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बाकी भारतीय ऊर्जा विनिमय, ठीक है, IEX का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इनका आप आंसर बताइए, फिर आपको नेक्स्ट अगले वाले चैप्टर में फिर आपको इसका डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाकी इस पर डेली आपको अपडेट मिलते रहेंगे। किसी भी प्रकार के यदि आप सुझाव चाहते हैं तो आप इस पर ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ में।